दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लिखित किताब बुद्ध और उनका धम्म की। सिद्धार्थ गौतम के गृहत्याग के बारे में अलग अलग कई बातें प्रचलित है, लेकिन हम देखेंगे इस किताब में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर क्या कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सिद्धार्थ गौतम के घर छोड़ जाने का मुख्य कारण उनके संघ विवाद को बताया है। आइए जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के थे। उनका एक संघ था और कपिलवस्तु में ही उनका एक संघ भवन भी था, जिसे वह संतागार कहते थे। सारी संघ सभाएं संघ भवन में ही होती थी। जब सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हुए तो उस समय के नियमों के अनुसार उन्हें संघ का सदस्य बनाया गया। सिद्धार्थ गौतम के संघ सदस्य बनने के बाद संघ पुरोहित ने सिद्धार्थ गौतम को संघ के नियम बताए। संघ पुरोहित ने सिद्धार्थ से कहा, आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोष रोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर वैसा कहना होगा। फिर पुरोहित ने कहा कि क्या करने से आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। इन नियमों को सुन सिद्धार्थ ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इन नियमों को अर्थ और व्यंजन सहित पालन करने का प्रयास करूँगा। सिद्धार्थ गौतम संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उसका आचरण आदर्श था। वह सबका प्रिय व्यक्ति बन गया था। इसी तरह 8 वर्ष बीत गए। शाक्यों के राज से लगा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजन रेखा थी। दोनों राज्यों के लोग बारी बारी रोहिणी नदी का पानी उपयोग में लाते थे और खेती करते थे, लेकिन हर साल पानी के उपयोग को लेकर दोनों राज्यों में छोटे मोटे विवाद होते रहते थे। लेकिन इस वर्ष ये विवाद बड़े झगड़े में तब्दील हो गए। तो शाक्यों और कोलियों ने सोचा इस झगड़े का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए फैसला किया जाए। तभी शाक्यों के सेनापति ने कोलियों विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ की सभा बुलाई और कोलियों विरुद्ध युद्ध करने का प्रस्ताव रखा और संघ के सदस्य से अपनी राय पूछी। तभी सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सिद्धार्थ ने अपनी बात जारी रखते हुए एक योजना सुझाई। कहा, मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुने और फिर वह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े की सुलह कर दे। यह प्रस्ताव संघ के कुछ लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन सेनापति ने विरोध किया। सेनापति ने कहा, जब तक कोलियों को उनके किए की सज़ा नहीं मिल जाती तब तक वो नहीं समझेंगे। इसके बाद सेनापति ने खुद अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया।
उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। शाक्य और कोलियो निकट संबंधी है, एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। इस तरह सिद्धार्थ गौतम और सेनापति में कई तर्क संवाद हुए। अंत में सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। बड़े भारी मतों से युद्ध का प्रस्ताव पास हो गया। इस तरह पहले दिन की सभा समाप्त हुई। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की सभा बुलाई ताकि सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। जब संघ एकत्रित हुआ तब सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, जो युद्ध के समर्थक थे और जो विरोधी थे। लेकिन जिस अल्पमत ने जो युद्ध विरोधी थे उसके सामने समस्या थी कि बहुमत के आगे सिर झुकाए या नहीं। जब सिद्धार्थ ने देखा उसके समर्थक विरोध करने के परिणाम के डर से कुछ नहीं कह रहे हैं, तो वो उठ खड़ा हुआ और संघ के लोगों से कहा, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं सैनिक भर्ती का विरोध करता हूँ। मैं आपकी सेना में शामिल नहीं होऊंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ को याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय खाई थी। अगर तुम अपने दिए गए वचनों में से एक का भी पालन नहीं करोगे तो सार्वजनिक निंदा के भागी बनोगे। सिद्धार्थ ने जवाब में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हित की रक्षा करने का वचन दिया, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये युद्ध शाक्यों के हितों में है। शाक्यों के हितों के लिए मैं सार्वजनिक निंदा का दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सेनापति को क्रोध आ गया। वह बोला, तुझे संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का भरोसा है कि कौशल नरेश के अनुमति के बिना संघ की बात न मानने वालों को फांसी या देश से निकाल जाने की सज़ा न दे। लेकिन याद रखो, संघ दूसरे अनेक तरीकों से तुम्हें सज़ा दे सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव को अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। पहली बात वह किसी भी हालात में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर वह विचार तक न कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो सकती है। इसीलिए सिद्धार्थ ने संघ से कहा, कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करे, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दे, उनके खेत जब्त न करे। वो निर्दोष है, अपराधी मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दे। मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से नहीं करूँगा। सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है। यदि तुम खुद की इच्छा से भी मृत्युदंड या देश निकाला स्वीकार कर लो तो भी कौशल नरेश को पता लग ही जाएगा। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। मैं परिव्राजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही होगा। सेनापति ने सोचा, यह एक अच्छा सुझाव है।
इसीलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की आज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने सेनापति को विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले या न मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया और संघ की सभा विसर्जित होने को ही थी कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, मैं कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूँ। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे पक्का पता है कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेंगे, लेकिन क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जाए? मैं चाहता हूँ कि संघ इस बात पर गंभीरतापूर्वक दोबारा विचार करे, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ जाने के बाद यदि शाक्य तरुण कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने इसीलिए देश का त्याग किया होगा। इसीलिए संघ ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध को स्थगित कर दिया। इस तरह शाक्य संघ की यह दुखद सभा समाप्त हुई। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले राजमहल में पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। राजा शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, लेकिन राजा शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वह बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे दिल पर क्या बीतेगी। अब क्यों ना तुम्हारे साथ सारा परिवार ही शाक्य जनपद को छोड़ देश से बाहर चल दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन सबको छोड़ मेरे साथ आ सकते हो? माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक मत बनो, मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। माता गौतमी और पिता शुद्धोधन ने अब कुछ न कहा। तब सिद्धार्थ अपने पत्नी यशोधरा के कमरे में पहुँचे। उसे देखकर सिद्धार्थ समझ नहीं पाया कि क्या कहे। तब यशोधरा ने ही चुप्पी तोड़ी। कपिलवस्तु के शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वो सब मैंने सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बता कि मेरा प्रव्रजित होने का निश्चय क्या सही है? सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं भी तुम्हारे स्थिति में होती तो और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं लेती। तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवज्जित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊँगी उनकी देखभाल करूँगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम प्रव्रजित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसी नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी।
इतने वीर भाव से समन्वित थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने के लिए कहा। एक पिता की करुणापूर्ण दृष्टि डालकर सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ गौतम राजमहल से निकलकर अपने सारथी छन्न को लेकर और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर चढ़कर भरद्वाज आश्रम की ओर निकल पड़े। जैसे ही वह आश्रम के पास पहुंचा, उसने देखा कि आश्रम के द्वार पर पुरुष और स्त्री उसे घेर रहे हैं। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। जैसे ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडलियों में उसके माता पिता भी हैं। उसे देख सर्वप्रथम सिद्धार्थ उनके पास गया और उनका आशीर्वाद लिया। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से दूर हो सिद्धार्थ वहाँ गया जहाँ सारथी छन्न था। उसने वापिस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और कपड़े गहने दे दिए। तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानामा परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षापात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भरद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रवज्जित कर दे। अपने शिष्यों की सहायता से भरद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रव्रज्जा लेने की और दूसरी अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्जा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी और इस तरह इन कारणों के चलते सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग करना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग का विश्लेषण इस प्रकार किया है। बुद्ध के जीवन को विस्तार से जानने के लिए बाबा साहब लिखित बुद्ध और उनका धम्म इस किताब को पढ़िए। इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।